नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदय मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस क्लास यानी कि डिकोड एग्जाम के ऑनलाइन करंट अफेयर्स की क्लास में। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज हम लोग करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं और ये क्लास रिकॉर्डेड होकर के प्रीमियर में चलाई जा रही है। कमेंट्स में आपके देखूंगा, कमेंट्स आप करेंगे, आपका रिप्लाई मैं करूंगा, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो आप रिप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्लास आपको तय समय सीमा पर आपको लगातार मिलती रहेगी। लाइव में बेसिकली समस्या ये होती थी कि कहीं ना कहीं जो है वाईफाई की दिक्कत या कुछ अन्य दिक्कतें आती थी, तो उसमें दिक्कत होती थी। अब ये क्लास आपको पहली तरीके से मिलती रहेगी लगातार। चलिए, आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, अपने साथ में 2 कॉपी लेके बैठिएगा। एक कॉपी में आपको टास्क लिखना है और एक कॉपी में आपको पीसीएस के मेंस की परीक्षा के अकॉर्डिंग या आरओ के अकॉर्डिंग आपको एस्से और मेन कंटेंट आपको लिखना रहेगा इसमें, ठीक? चलिए, सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ लें, उसके पहले एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट आपके लिए। आरोग्यम टेस्ट सीरीज आपके लिए चलाई जा रही है, यानी कि अगर आप एचओ का आपने फॉर्म फिल किया होगा तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से यानी कि कुल 7625 प्रश्नों के माध्यम से आप टेस्ट को लगा सकते हैं, जिसमें आपको 185 टॉपिक टेस्ट मिलेंगे, 20 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पूरी जो है सिलेबस की तैयारी आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से कराई जाएगी। टेस्ट के माध्यम से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 899 रुपया की टोटल फीस है, 1500 का डिस्काउंट के साथ में आपको, ठीक है? प्लस अगर आप चाहते हैं कि इसके लेक्चर को भी देखना, तो लेक्चर के लिए आप यहां पर आपके सामने 2500 का बैच है, ऑफर में आपको मिल जाएगा। कितने में? 2500 में। यहां पर आपको लेक्चर्स, आपके नोट्स, आपके करंट अफेयर्स मैगजीन, वीडियो, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा। आप चाहें तो इसको भी परचेज कर सकते हैं, ठीक? चलिए, ये छोटा सा एडवर्टाइजमेंट था। इसके लिए आप दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं या फिर आप यहां पर भी इसी के माध्यम से इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक? चलिए, आज का पहला टॉपिक है भारत रोमानिया द्विपक्षीय संबंध और हालिया समझौते। हालांकि कल संभवतः हमने आपको रोमानिया के बारे में कुछ जानकारी दी थी, लेकिन आज थोड़ा सा और इससे हट करके आपको कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की रोमानिया की राजकीय यात्रा के दौरान भारत और रोमानिया के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कई अहम महत्वपूर्ण निर्णय अभी हाल ही में लिए गए हैं। रोमानिया के बारे में कल मैंने आपको उसके ज्योग्राफिकल स्टेटस और कई सारे बातों पर हमने आपसे चर्चा की थी। कौन कौन से इसके आसपास देश हैं, कौन सा सागर लगता है, ऐसा लगा हुआ, सब कुछ मैंने बताया था। कल ही क्लास अगर आपने नहीं देखी होगी तो आप वीडियो सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको क्लास हमारी मिल जाएगी, ठीक? तो दोनों देशों ने अपने राजनयिक संबंधों के 80 साल जो है पूरे कर लिए हैं 2028 के अवसर पर। 2028 को भारत रोमानिया इनोवेशन वर्ष के रूप में बनाने का निर्णय लिया गया है। सीधे आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि आप बताइए भारत रोमानिया इनोवेशन वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया है? आप तुरंत उत्तर देंगे, सर 2028 को घोषित किया गया है, ठीक है? विदेश मंत्रालय के सचिव जो है सीबी जॉर्ज ने विशेष प्रेस ब्रीफिंग में इन समझौतों के बारे में डिटेल्स जानकारी जो है प्रदान की हुई है, ठीक? क्या क्या समझौते हैं? जैसे कि नंबर 1, विज्ञान प्रौद्योगिकी सहयोग 2026 से 29 के मध्य में, अर्थात भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और रोमानिया का नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है, ये इसमें भागीदार है। इसकी अवधि 2026 से 29 तक के लिए है, 3 साल के लिए है। इसमें आप देखेंगे तो प्राकृतिक विज्ञान अर्थात नेचुरल साइंस, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विज्ञान तथा कृषि विज्ञान में संयुक्त अनुसंधान अर्थात ज्वाइंट रिसर्च एवं अलग अलग परियोजनाओं के संचालन पर जो है यह बातचीत यहां पर हुई है। नंबर 1 पॉइंट पर विज्ञान प्रौद्योगिकी के सहयोग के रेफरेंस में शिक्षा एवं सांस्कृतिक सहयोग पर भी बात की गई है, अर्थात स्थान बुकारेस्ट विश्वविद्यालय रहा है। इसमें भारतीय अध्ययन के लिए इंडिया चेयर ICCR चेयर की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? भारतीय भाषाओं में संस्कृति, उच्च शिक्षा, साथ ही साथ में अकादमिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाएगा। ये दूसरा समझौता है। तीसरा, स्पोर्ट जो है कॉर्पोरेशन भी किया गया, खेल सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी एक समझौता ज्ञापन पर साइन किया गया है, अर्थात भारत युवा मामले एवं खेल मंत्रालय तथा रोमानिया के नेशनल स्पोर्ट्स एजेंसी के मध्य में यह समझौता हुआ है। इसमें क्या होगा कि रोमानिया के जिम्नास्टिक और तैराकी जैसे खेलों में ऐतिहासिक विशेषज्ञता का लाभ भारतीय एथलीटों के प्रशिक्षण और अनुभव के आदान प्रदान में प्राप्त होगा। तो ये कुछ समझौते किए गए हैं। इसके अलावा भारत रोमानिया इनोवेशन वर्ष जो कि 2028 में घोषित किया गया है, इसमें ये दोनों राष्ट्र अपने कूटनीतिक संबंधों के 80 साल पूरे कर रहे हैं। इसके दौरान जो कई सारे सम्मेलन, कई सारी बातें यहां पर की जाएंगी 2028 में, ठीक? चलिए, अब आप बताइए कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा एग्जैक्टली। कमेंट करके आप उत्तर बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। भारत और रोमानिया ने अपने राजनयिक संबंधों के 80 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किस वर्ष को भारत रोमानिया इनोवेशन वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? ठीक है, 2026, 27, 28 या 2029। बहुत आसान सा प्रश्न है, इसका उत्तर आप तुरंत कमेंट करके बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है?
इसका उत्तर क्या हो जाएगा 2028। सी इज द राइट आंसर। ठीक बॉस, ओके। चलिए, कश्मीर की पारंपरिक बगु चटाइयों में हस्तशिल्प संरक्षण। मैंने कई बार आपसे कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात, उनकी स्पीच, राष्ट्रपति महोदय का संबोधन, ऐसे कई सारी चीजों पर आप लोग हमेशा अपनी पैनी नजर बना के रखा करिए, क्योंकि वहां पर जो संबोधन आदि होता है वहां पर उनकी हुई निकली बातें आपके परीक्षा में आ जाती हैं। तो अभी पीएम मोदी ने दरअसल कश्मीर की जो पारंपरिक वगु चटाई है उसको लेकर के अभी चर्चा की है। मन की बात में 136वें जो एपिसोड था उनमें बात की गई है। तो जम्मू और कश्मीर की पारंपरिक हाथ से बुनी जाने वाली चटाई, जिसको बगु कहते हैं, और उसे पुनर्जीवित करने के प्रयासों की विशेष रूप से सराहना की है। उन्होंने श्रीनगर के स्थानीय कारीगर गुलाम हुसैन और उनकी बेटी द्वारा इस प्राचीन हस्तकला को संजोने के प्रयासों का उल्लेख किया है कि भाई उन्होंने इसमें खूब ज्यादा योगदान दिया है। बाकी इसके बारे में, वगु चटाई के बारे में कुछ विशेषताएं हैं इसकी, आइए इसको देखते हैं। प्राकृतिक कच्चा माल अर्थात वगु चटाई मुख्य रूप से सरकंडा सुना होगा आपने, रेड्स जिसको बोलते हैं हम लोग, आप लोग अगर गांव से बिलोंग करते होंगे तो जानते होंगे। तो सरकंडे, धान के पुआल और कश्मीर के दलदली क्षेत्रों में उगने वाली विशेष प्राकृतिक घास से इसको तैयार किया था। किसको? वगु चटाई को। निर्माण प्रक्रिया की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करते हैं, तो कश्मीर के आर्द्रभूमि अर्थात दलदली क्षेत्रों से सरकंडे और घास की कटाई की जाती है। इसके बाद इन्हें धूप में अच्छी तरीके से क्या किया जाता है, सुखाकर इसकी छटाई की जाती है। उसके बाद सूखने के बाद पूर्णतः हाथों से पारंपरिक बुनाई इसकी की जाती है। एक मानक आकार की चटाई को तैयार करने में 2 कारीगरों को लगभग 4 दिन का समय इसमें लग जाता है। ठीक, थर्मल इंसुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें पाई जाती है, अर्थात इसमें जो है इसमें थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टी इसमें होती है, अर्थात इस चटाई की सबसे वैज्ञानिक अनूठी विशेषता यह है कि यह गर्मी के मौसम में ठंडक प्रदान करती है और सर्दी के मौसम में गर्माहट प्रदान करती है। अर्थात आप अगर गर्मी छतों पर बैठते हैं, छतों पर आप लेटते हैं, अक्सर ग्रामीण जीवन में या शहरों में भी लोग चटाई का खूब इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आपके पास वगु चटाई है तो अगर आप उस पर लेटेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं आपको ठंडा महसूस होगा गर्मी में, और ठंडी में आपको, मतलब गर्मी में, माफ कीजिएगा, गर्मी में आपको महसूस होगा ठंडा और ठंडी में महसूस होगा आपको गर्मी। ठीक है, वैसे हमारे यहाँ पर जो भी पारंपरिक जो लेटने के जो साधन थे अपने यहाँ पे, जिसमें आपका चाहे चारपाई हो, चाहे खटोला हो, चाहे कोई अन्य संसाधन हो, वो बहुत बेहतर हुआ करते थे। चारपाई पर लेटने पर कभी भी आपको बैकबोन की प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, अच्छा होता है, आप उस पर एक अलग सुकून मिलता है। आप बेड का इस्तेमाल करते हैं, सोफे का इस्तेमाल करते हैं, वो उसमें जो रेसेस लगाए जाते हैं, जो चीजें होती हैं इस्तेमाल की जाती हैं, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, हानिकारक होती है। इसीलिए हमारे जो पारंपरिक तरीके होते थे, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाइएगा तो वहां आज भी लोग, चाहे बड़ी बड़ी बिल्डिंग होगी, लेकिन वहां पर खाट जरूर दिखाई देगी आपको, चारपाई जरूर दिखाई देगी आपको। ठीक है, वो अभी भी वहां पर बैठते हैं, वो उनकी महत्ता को जानते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश वाले थोड़ा सा ज्यादा मॉडर्न हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन दिक्कतें हो जाती हैं, है ना। तो आप लोग पारंपरिक चीजों का इस्तेमाल किया करिए खूब ज्यादा। पर्यावरण के अनुकूल भी होती है, यह पूर्णतः बायोडिग्रेडेबल और पर्यावरण के अनुकूल होती है। आजकल जो नॉर्मल चटाई आप देखते होंगे वो प्लास्टिक के फाइबर से बनी होती है और वो अपने आप पे बहुत हार्मफुल होती हैं और आपकी बॉडी पे नेगेटिव इंपैक्ट डालती है, अपने आप पे नकारात्मक प्रभाव उसका पड़ता है। इसलिए आप वगु चटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। सांस्कृतिक विरासत अर्थात वगु बुनाई कश्मीर की सदियों पुरानी सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक ग्रामीण जीवन शैली का अभिन्न अंग है। आधुनिक कारण जो आपके कारपेट्स आप देखते होंगे, ये सिंथेटिक मैट आने से पहले यह कश्मीरी घरों में मुख्य जाती है। जो सिंथेटिक कारपेट्स आप देखते होंगे, ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है अपने आप पे, है ना। जो आप गद्दे जो बिछाते हैं ना, गद्दे बिछाते हैं, जो अपने छोटे बच्चों को जो आप जो रजाई उड़ाते हैं, आजकल मार्केट में आती हैं बिना रोई वाली, वह भी खूब हानिकारक होती है। बच्चों का सांस संबंधी बीमारियां खूब होती हैं। इसलिए जो आपको, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसको प्रयास किया करिए कि जो प्रॉपर कॉटन की जो बनी रजाइयां होती हैं, जो ब्लैंकेट होते हैं, उनको इस्तेमाल किया करिए। लेकिन आजकल क्या हो रहे हैं, कलर्ड फूड ब्लैंकेट आ रहे हैं, बढ़िया कार्टून अच्छे बन के आ रहे हैं मार्केट में, आप उनको देखते हैं, ले आते हैं अपने बच्चों के लिए, आप अपने बच्चों के जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। कभी भी अपने बच्चों को आप अगर ब्लैंकेट उठाते हैं, कोई ऐसी चीज उठाते हैं, चादर वगैरह, तो प्रॉपर जो कॉटन की जो बनी हुई चीजें होती हैं वो लाया करिए। और खुद भी आप रुई से बनी, प्रॉपर कॉटन से बनी रजाई और ब्लैंकेट का इस्तेमाल किया करिए, बजाय इसके कि फुल पत्ती बने डिजाइनर दार जो आप ब्लैंकेट लाते हैं, वो आपके बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। ठीक है, उसका एक वैज्ञानिक रीजन है, मैंने कई बार आपको बताया भी, आपको ध्यान होगा संभवतः। चलिए, सस्टेनेबल आजीविका, यह उद्योग स्थानीय आर्द्रभूमियों के सतत उपयोग और ग्रामीण कारीगरों के लिए बहुत है। तो अब इसमें सरकार इसको प्रमोट कर रही है और इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। चलिए आप बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रही वगु के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1,
यह जम्मू और कश्मीर की एक पारंपरिक हाथ से बुनी जाने वाली चटाई है। दूसरा, इसे मुख्य रूप से धान के पुआल और दलदली क्षेत्रों के सरकंडे से तैयार किया जाता है। तीसरा, इसमें प्राकृतिक रूप से गर्मियों में ठंडक और सर्दियों में गर्माहट प्रदान करने का गुण होता है। बताइए क्या हो जाएगा भाई? बहुत आसान सा इसका उत्तर है। मुझे नहीं लगता है कि इसका आप उत्तर नहीं बता पाएंगे, है ना। इट्स वेरी वेरी इजी क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशंस। बताइए डी होगा क्या बॉस? ठीक है, डी। तीनों कथन इसमें क्या है? सही है। पहला भी सही है आपका, दूसरा भी सही है आपका, तीसरा भी सही है। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का भारोत्तोलन प्रदर्शन एवं ऋषिकांत सिंह का चान बम की उपलब्धि, अपनी जान बम की, यानी कि हाल ही में ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स यानी कि राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय भारोत्तोलक ऋषिकांत सिंह चानम बम, ठीक है, ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल कर लिया, अर्थात सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। उन्होंने अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया, जिस पर भारत के पीएम मोदी ने इनको बधाई और इनकी सराहना की है। कॉमनवेल्थ गेम्स पर बहुत सारे प्रश्न आप एग्जाम में आएंगे, ध्यान रखिएगा। टोटल मेडल कितने हैं भारत ने जीते हैं? पहला मेडल किसमें रहा है? किस खेल में पहला पदक आपको मिला? टोटल कितने कांस्य मिले? टोटल कितने आपके अलग अलग गोल्ड मिले? ये सारे पदों की संख्या और किन किन खिलाड़ियों को किस किस खेल में पदक मिले हैं, वो सब आप लिस्ट तैयार कर लीजिएगा, है ना। ऋषिकांत सिंह चानबम ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उत्कृष्ट तकनीकी कौशल एवं दृढ़ संकल्प का परिचय देते हुए अपने कैरियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और रजत पदक अपने नाम कर लिया। भारोत्तोलन में इनको ये जो है मिला है। आयोजन स्थल ग्लासगो स्कॉटलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय खेल मंचों पर भारतीय एथलीटों का यह प्रदर्शन देश में लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना और खेलो इंडिया जैसे खेल विकास कार्यक्रमों के सकारात्मक प्रभाव को रेखांकित करता है। अच्छा, इसी में अभी एक गोल्ड भी आया है। किस खिलाड़ी को गोल्ड मिला है और किस खेल के लिए मिला है, आप चाहें तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक, चलिए लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना क्या है? भारत के शीर्ष एथलीटों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण सुविधा, विदेशी कोच और वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है। क्या आपका जो यह है लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना। ठीक है, राष्ट्रीय खेल विकास कोष अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु एथलीटों को बुनियादी ढांचा और आर्थिक प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाने वाला एक कोष है। क्या? राष्ट्रीय खेल विकास कोष। तो ये आप इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। ये सब भारोत्तोलन से जुड़े हुए प्रमुख तंत्र हैं, अपने सिस्टम है। कई बार पूछ सकता है एग्जाम में। संस्थागत सहयोग के स्तर पर आप देखेंगे तो भारतीय भारोत्तोलन जो महासंघ है IWLF और भारतीय खेल प्राधिकरण के संयुक्त प्रयासों से देश में भारोत्तोलन खेल का निरंतर क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। ठीक है, आप जानते होंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन गेम, अर्थात एक जिला एक खेल योजना के माध्यम से भी सरकार लगातार काम कर रही है। और इसी संदर्भ में मैंने जून का करंट अफेयर्स में कल कराऊंगा आपको, संभवतः कल परसों में, तब उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हाल ही में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी ऋषिकांत सिंह चानबम का संबंध किस खेल से है? कुश्ती, भारोत्तोलन, मुक्केबाजी या फिर निशानेबाजी से है? किससे है? जल्दी से कमेंट करके मुझे इसका उत्तर बताइएगा आप लोग। जिसको जिसको मैं कहूंगा ना कि आपको तैयार करके आना, उसको आप रेडी करके जरूर रखिएगा। ठीक है ना। चलिए क्या हो जाएगा इसका उत्तर भाई जी? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारोत्तोलन हो जाएगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए बिहार के सीतामढ़ी को वेस्ट टू वेल्थ पहल एवं प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए यहां पर शुरुआत की गई है इसमें, यानी कि हाल ही में भारत के पीएम मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में बिहार के सीतामढ़ी जिले द्वारा प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए शुरू की गई अनूठी और प्रभावी पहल की सराहना की है। जिले ने सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे की रिसाइकिल करके टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल जो है बनाने का वेस्ट टू वेल्थ मॉडल विकसित किया है। इसी को लेकर के पीएम मोदी ने जो है क्या किया है, एक जो है सराहना की इस पूरे कार्यक्रम की। इसमें क्या होगा, यह पहल वेस्ट टू वेल्थ अर्थात कचरे से धन अवधारणा पर्यवेष्ट है। इसके तहत अनुपयोगी और पर्यावरण के लिए हानिकारक सिंगल यूज प्लास्टिक को इकट्ठा करके इसको रिसाइकिल किया जाता है और इसके अन्य प्रोडक्ट आपको बनाए जाते हैं। इसी संदर्भ में मथुरा में जो भी फूल आदि होते हैं, जो कचरा आदि होता है, उनको भी रिसाइकिल करके हम जो है अलग अलग प्रकार की अगरबत्तियां, अन्य पदार्थ बनाए रह रहे हैं। हमने जो मैं जून का करंट अफेयर्स आपको कराऊंगा, ठीक है, तो जून वाले करंट अफेयर्स में मैंने उसको कराया हुआ है। जून की करंट अफेयर्स आज की तारीख हो गई, आज हो गई आपकी क्या हो रही है, 28 हो रही है। जून की करंट अफेयर्स आपको मॉर्निंग में 9 बजे जो है मिल जाएगी 31 तारीख को, 31 जुलाई को जो है आपको जून की करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगी यूपी की। उसमें कई सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और इससे एक इको फ्रेंडली बेंच के निर्माण में लगभग
40 किलोग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे का पुनर्चक्रण किया जाएगा। ठीक है, यह प्लास्टिक बेंच मजबूत, टिकाऊ, आरामदायक, जलरोधी और लंबे समय तक चलने योग्य है। उपयोगी का दायरा, इन बेंचों को जिले के सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों, सार्वजनिक पार्कों और अन्य सुविधायक स्थानों पर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि यह अपने आप पे एक पर्यावरणीय पहल है जिसके माध्यम से कई चीजें बनाई जाएंगी। अच्छा, इससे संबंधित कुछ नीतियां कानूनी ढांचा है, जैसे कि नंबर 1 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021। भारत सरकार ने 1 जुलाई 2022 से चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण और वितरण, बिक्री, उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। आप एग्जाम पूछ लेगा कि बताइए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 क्या है, तो आप बताइएगा। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, यह क्या होता है? अर्थात एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके तहत प्लास्टिक पैकेजिंग निर्माताओं और ब्रांड मालिकों को अपने द्वारा उत्पन्न प्लास्टिक कचरे के रिसाइकलिंग अर्थात पुनर्चक्रण और सेफ निपटान अर्थात सुरक्षित निपटान का कानूनी दायित्व दिया गया है अपने यहाँ पे। तीसरा, स्वच्छ भारत मिशन शहरी एवं ग्रामीण, आप जानते होंगे, वेस्ट टू बेस्ट तकनीक और रिसाइकलिंग केंद्र स्थापित करना स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का एक प्रमुख घटक है अपने यहाँ पे, यानी कि कार्य है इसका स्वच्छ भारत मिशन का। आप बताओ कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस दिन और किस वर्ष की गई थी, बताइएगा। चलिए अब आप बताइए कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। सारे प्रश्न भाई साहब आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आप जो भी परीक्षा दे रहे होंगे ना, चाहे आप लोअर का देंगे, हाई कोर्ट का देंगे, पीसीएस का देंगे, आरओ का देंगे, बीओ का देंगे, जूनियर असिस्टेंट का देंगे, कोई परीक्षा देंगे, उसके लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सराही गई वेस्ट टू वेल्थ पहल, जिसके तहत सिंगल यूज प्लास्टिक से टिकाऊ स्कूल बेंच बनाई जा रही है, बिहार के किस जिले से संबंधित है? पटना, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर या फिर भागलपुर, बताइएगा। चारों में से एक उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। सिंपल सी बात है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा भाई, बताइए। कुछ लोग नींद में डोल रहे होंगे, अरे सर क्या बात करें भाई साहब, 8 बजे क्लास नहीं आ रही, 9 बजे आ रही है, अब तो उठ जाया करो। टेंशन में आ जाते हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं आया होगा, हेलो गुड मॉर्निंग सर कैसे हैं, हर सर गुड मॉर्निंग मैडम कैसी हैं आप। गुड मॉर्निंग बाद में कीजिएगा बॉस, पहले क्लास देख लीजिए, नहीं तो जीवन गोलगप्पा हो जाएगा भाई साहब, क्या कीजिएगा फिर। चलिए, सीतामढ़ी बी इज द राइट आंसर बॉस। ठीक, चलिए। प्रधानमंत्री संग्रहालय में अटल बिहारी वाजपेयी के एआई होलो बॉक्स का उद्घाटन। ठीक है, तो अभी हाल ही में क्या हुआ, न्यू दिल्ली स्थित जो प्रधानमंत्री संग्रहालय है, इसमें भारत के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होलो बॉक्स का औपचारिक उद्घाटन किया गया है। इसके साथ ही वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में और भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य को प्रसिद्ध करने के लिए कारगिल विजय दिवस के अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जा रहा है। अभी कारगिल दिवस मनाया गया था, आप जानते होंगे, कारगिल में भारतीय सेनाओं का अदम्य साहस और जो है दृढ़ता उनकी देखने को मिली। उस समय वर्तमान सरकार जो एनडीए सरकार है वो सत्ता में थी, अर्थात हमारे प्रधानमंत्री उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक, यह होलो बॉक्स प्रौद्योगिकी क्या है? यह दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 3D होलोग्राफिक तकनीक का संयोजन है। यह आगंतुकों यानी जो लोग आएंगे को नेताओं के जीवन, दृष्टिकोण और विचारों के साथ एक इंटरैक्टिव और जीवंत अनुभव एवं संवाद का अवसर प्रदान करता है। एआई होलो बॉक्स, जिसका वहां पर अभी शुरुआत की गई है। इसमें इस तकनीक के माध्यम से महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसी महान हस्तियों के योगदान को यहां पर क्या किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। इन लोगों ने बड़े स्तर पर काम किया, आप जानते होंगे, है ना। चलिए, बाकी कारगिल विजय दिवस विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। वर्ष 1999 का कारगिल युद्ध, जिसको हम लोगों ने ऑपरेशन विजय का नाम दिया था, आप जानते होंगे। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान ही लड़ा गया था। ठीक है, इसमें जो प्रदर्शनी लगी है, इसमें यारी कारगिल वाली, इसमें माइक्रो फिल्म, अब लिखिए वीडियो, दुर्लभ तस्वीरें और व्यक्तिगत पत्रों को प्रदर्शित किया गया, जो भारतीय सशस्त्र बलों के बलिदान और वीरता को रेखांकित करते हैं। बाकी प्रधानमंत्री कार्यालय के बारे में अगर बात करते हैं तो यह 3 मूर्ति भवन परिसर नई दिल्ली में स्थित है। अपने आप में इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य स्वतंत्रता के बाद भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान, जीवन यात्रा और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को प्रदर्शित करना। यहां नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय समाज का एक भाग है, जिसका नाम बदल करके प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय और पुस्तकालय समाज किया गया है। ठीक, चलिए अब आप बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। ये सब भैया इंपॉर्टेंट है बाबूजी लोग, है ना, नोट कर लीजिएगा। हाल ही में चर्चा में रहे प्रधानमंत्री संग्रहालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नई दिल्ली के 3 मूर्ति भवन परिसर में स्थित है। दूसरा, यह स्वतंत्रता के बाद भारत के केवल
प्रथम 3 प्रधानमंत्रियों के योगदान को ही प्रस्तुत करता है। अब आप बताइए क्या हो जाएगा। थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न बन जाता है ना, क्या हो जाएगा भाई बताओ। ए मतलब केवल एक सही है, बी नहीं सही है अपने आप पे, ठीक है। ए इज द राइट आंसर, मतलब केवल एक सही है। चलिए, स्वामित्व योजना भी चर्चाओं में रही है। पंचायती राज मंत्रालय की हालिया जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश ने स्वामित्व योजना के तहत एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए राज्य के सभी लगभग 90,573 अनुसूचित गांव में ड्रोन सर्वेक्षण का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। स्वामित्व योजना चर्चाओं में रहती पहले भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस केंद्र प्रायोजित योजना के तहत क्या होगा कि ग्रामीण आबादी क्षेत्रों की संपत्तियों का सटीक सीमांकन करने के लिए ड्रोन और CORS तकनीक का उपयोग इसमें किया जा रहा है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत ही अब तक उत्तर प्रदेश के लगभग 67 गांव में 1 करोड़ से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड अथवा संपत्ति कार्ड जो है बांटे जा चुके हैं, जिससे ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का कानूनी मालिकाना हक मिल रहा है और भूमि संबंधी विवादों में कमी आ रही है। पहले क्या होता था कि भूमि के बारे में जानकारी एग्जैक्टली आपको होती नहीं थी। अभी स्वामित्व योजना में क्या होगा कि चूंकि इसका डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है तो एग्जैक्टली आपको पता रहेगा कि भाई हमारी जमीन यहां से यहां तक है और इसका कानूनी आधार जो है आपको मिल जाएगा, कोई कागज पत्र आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये सब आजकल ड्रोन के माध्यम से सब कुछ कराया जा रहा है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार स्वामित्व योजना के तहत भारत के किस राज्य ने अपने सभी 90,573 अनुसूचित गांव में ड्रोन सर्वेक्षण का काम 100% पूरा कर लिया है? तो वह राज्य कौन सा हो जाएगा? वह राज्य आपका सुंदर सा प्यारा सा यूपी हो जाएगा। यूपी मतलब यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। ठीक, इलेक्शन आने वाले हैं बॉस यूपी में, नहीं? नीट पेपर के मुद्दे पर युवाओं को खूब ज्यादा जो क्या किया गया, भावुक किया गया, किसी तरीके से राजनीति को पलटा सुलटा जा सके। नहीं, आजकल एक मुद्दा और चल गया, आरक्षण हटाओ अभियान। भाई साहब, अब युवा क्या है, जाग गया है अपने आप में। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। लेकिन युवा केवल नौकरी की बात करता है, अपने भारतीय संस्कृति, परंपराओं, सभ्यताओं और अपने सनातन को बचाने की बात नहीं करता है। जेनजी जिसको आजकल बोलते हैं, जो अपने आप को बहुत होशियार समझता है, आई एम द सुपर। उनको आजकल के जेनजी को ना अपने कल्चर संस्कृति से मतलब नहीं है। जागरूक पता किस लिए है? जागरूक सिर्फ अपनी नौकरी के लिए है आजकल का जेनजी, है ना। मैं अक्सर कहता हूं जेनजी आजकल है सिर्फ अपने जॉब के लिए, बस ओनली जॉब, दैट्स जॉब। बस संस्कृति जाए उधर उधर कोई दिक्कत नहीं है, कल्चर जाए इधर उधर, कुछ भी खाओ पियो, खुले में घूमो, कुछ भी पहनो, कुछ भी करो, कोई रोके टोके ना। लेकिन हम अपने मूल्यों की बात नहीं करते हैं, अपने संस्कारों की बात नहीं करते हैं, अपने जो हमारे इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ की गई हम उसकी बात नहीं करते हैं। हमने अब तक किसको पढ़ा था, हमने किसके बारे में गलत पढ़ा? हम मैक्स मिलर की पढ़ाई हुई हिस्ट्री की बात नहीं करते हैं, है ना। हम अपने बलिदान जो दिए गए हमारे महापुरुष, हम उनके बारे में बात नहीं करते। हमको विवेकानंद से नहीं मतलब है, हमको स्वामी दयानंद सरस्वती से नहीं मतलब, हमको वेदों से नहीं मतलब है। आपको 4 वेद ही नहीं पता क्या होते हैं, आप क्या कीजिएगा फिर? आपको बस नौकरी से मतलब है। नौकरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट अपने कल्चर को अगर आपने समझेंगे नहीं तो यह परंपराएं और यह संस्कृति हमारी विलुप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए, बाल गंगाधर तिलक की चर्चाओं में रहे। अभी हाल ही में 23 जुलाई को देश भर में बाल गंगाधर तिलक की जयंती मनाई गई है। 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जन्मे तिलक का एक तिलक जो है एक उत्कृष्ट दार्शनिक और गणतज्ञ और निडर राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। स्वतंत्रता संग्राम में आप जानते होंगे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, इस नारे ने पूरे देश को एकजुट किया था और कई सारे महत्वपूर्ण आंदोलनों में बाल गंगाधर तिलक का एक स्थान रहा है अपने आप में। लाल बाल तिकड़ी आप जानते होंगे, आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। अच्छा बताओ मुझे कि लाल बाल पाल में 3 कौन से नेता आते हैं? आपकी परीक्षा में खूब प्रश्न पूछा गया, कई बार पूछा गया है, बताओ। तो इस जो 3 तिकड़ी थी लाल बाल पाल, इसने देश को एक प्रमुख स्तंभ में जो है जोड़ा और लोगों को जो है अपने आप पे बड़ी उपलब्धि हासिल करवाई। बताइए, चलिए बताइए आप लोग। हाल ही में 23 जुलाई को देश भर में बाल गंगाधर तिलक की जयंती मनाई गई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान और अपार जन समर्थन को देखते हुए उन्हें लोगों द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी, जिसका अर्थ लोगों द्वारा स्वीकृत नेता होता है? क्या जो है इनको दी गई? अब देखो, जननायक, देशबंधु, महर्षि, लोकमान्य, अब इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे आप हल्का, अगर ध्यान नहीं देंगे तो। नए बच्चे खास करके कंफ्यूज हो जाएंगे। बताइए, इसमें चारों जो है ना महत्वपूर्ण है, चारों पॉइंट।
जननायक किसको कहा गया, देशबंधु किसको कहा गया, लोकमान्य किसको कहा गया, महर्षि किसको कहा गया। ये चारों मुझे जरा बताइए आप लोग कि चारों जो उपाधियां दी गई किन किन नेताओं को दी गई है। रही बात आपके इस प्रश्न की तो इसका उत्तर सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के बाद दी गई थी, बाकी जननायक, देशबंधु और महर्षि के बाद किसको दी गई थी। कौन 3 नेता थे अन्य, बताइए आप मुझे कमेंट करके। सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए भारत के पश्चिमी घाट से एलोग्राफा समूह की 5 नई प्रजातियां और चीजें इसमें खोज की गई हैं, जैसे कि यहां पर एग्जांपल दिया गया है। अर्थात हाल ही में पुणे स्थित MACS आधारकार अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने पश्चिमी घाट से, ठीक है, एलोग्राफ समूह की 5 नई प्रजातियों की खोज की है, जो मूल रूप से लाइकेन निर्माण करने के वाले कवक के रूप में हैं। ठीक है, 5 प्रजातियां यहां पर आपके सामने लिखी हुई हैं, आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, लाइकेन क्या होते हैं, लाइकेन के बारे में कई बार चर्चा भी की जाती है। लाइकेन ऐसे संयुक्त जीव होते हैं जो फंगस अर्थात जो कवक और शैवाल अर्थात एल्गी या साइनोबैक्टीरिया के सहजीवी संबंध से बनते हैं। अपने यहाँ पे लाइकेन के बारे में बहुत प्रकार का प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में। पर्यावरणीय बदलाव, खास करके वायु प्रदूषण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होने के कारण वैज्ञानिक इनका उपयोग बायो इंडिकेटर के रूप में करते हैं। ठीक है, तो बड़ा महत्वपूर्ण है अपने आप पे। ठीक है, चलिए, यह खोज आधुनिक आणविक तकनीकों के माध्यम से की गई है, जो पश्चिमी घाट की समृद्ध जैव विविधता को दर्शाती है। चलिए, अब आप बताइए, हाल ही में शोधकर्ताओं ने भारत के पश्चिमी घाट से एलोग्राफा समूह की 5 नई प्रजातियों, जैसे कि एग्जांपल लिखा है, की खोज की है। एलोग्राफा मूल रूप से किस प्रकार के जीवों का समूह है? दुर्लभ मीठी पानी की मछलियां, नई खोजी गई तितलियां, मेढक की प्रजातियां हैं, या फिर लाइकेन निर्माण करने वाले कवक हैं? क्या हैं ये बताइए। थोड़ा सा इंतजार कर लिए, खत्म होने वाला है ना, बस थोड़ा सा वेट कीजिए आप लोग। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाइकेन निर्माण करने वाले कारक है ना, कवक। सॉरी, चलिए, अब आज का आपके लिए अभ्यास प्रश्न हो गया। ठीक है, बताइए हाल ही में किस यूरोपीय संघ ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने वाला एक ऐतिहासिक कानून पारित किया, जिसे देश के डिजिटल नियामक, ठीक है, एरकॉम की देखरेख में लागू किया गया। बताइए कौन सा देश है इसमें से? ये सब मैंने प्रश्न कराया हुआ आपको, है ना, बताइएगा क्या हो जाएगा बाबूजी लोग इसका उत्तर बताइएगा मुझे कमेंट करके। ठीक है, बाकी यहां पर हमारे बहुत सारे बैचेस लिखे हैं, आप इनमें से किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी बैच लेना होगा उसका नाम लिख करके आप इन दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली मुझसे बातचीत करनी होगी तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, बाकी 31 तारीख को ना, 31 को ही तो 29, 30 नहीं रुक जाइए 1 मिनट, 29 को मैं घर जाऊंगा तो 29 की क्लास रिकॉर्ड होकर जाएगी आपको 30 तारीख को। ठीक है, हाँ 31 को क्लास नहीं आएगी, तो 31 को जो है यूपी स्पेशल जून महीने का रिलीज होगा सुबह 9 बजे, उसको प्लीज आप लोग जरूर देखिएगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्लास आपके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे हम लोग एक नई क्लास के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, यूं ही जुड़े रहिए हमसे। आपका स्वास्थ्य, आपकी चीजें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाबा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।